कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार का माहौल पूरे भारतवर्ष में बनाने की कोशिश की थी कि ये जो एसआईआर है ये फर्जी है, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है यह इलेक्टोरल रोल को उसकी सुचिता के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे के लिए है, यह मसौदा गैर कानूनी है। इस प्रकार से पूरे देश में एक नैरेटिव बनाने की कोशिश ममता बनर्जी ने किया था। ममता बनर्जी यहां तक विषय को लेकर आई थी कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशनर के रूप में पिछले हफ्ते उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया था, खुद उन्होंने दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि एसआईआर के माध्यम से बंगाल के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने अपील की थी कि एसआईआर को खारिज कर दिया जाए और ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये गैर कानूनी है। मगर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है वो कहीं न कहीं ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की सरकार जो बंगाल में है उसको एक बहुत बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा और मैं पढ़ना चाहूंगा क्योंकि अंग्रेजी में कहा गया है, शब्दशः मैं पढ़ रहा हूं। Whatever orders or clarifications required, we will issue, but we will not allow any impediment in SIR. This must be understood by all states. Chief Justice of India, सूर्यकांत जी। अनुवादित करूं तो इसका अर्थ होता है कि सभी स्टेट ये जान ले, किसी भी कीमत पर SIR को रोका नहीं जाएगा। अगर एसआईआर को लेकर किसी प्रकार के क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट करेगी, मगर एसआईआर को गलत कहना, एसआईआर को गैर लोकतांत्रिक कहना ये नहीं है। नो इम्पेडिमेंट, इसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। झटका नंबर 1 ममता बनर्जी को जोर से लगता है क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर नहीं चाहती। दूसरा विषय है माइक्रो ऑब्जर्वर का और ईआरओस का। जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स थे उनके अपॉइंटमेंट को लेकर ममता बनर्जी का कहना था कि हमारे पास इतने अधिकारी नहीं हैं, हम नहीं दे सकते हैं अधिकारी। कल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आज जब मैं खड़ा हूं लगभग 1:30 बजे हैं, आज 5 बजे तक टिल टुडे 5 PM 8,505 ग्रुप बी के अधिकारी अपने डीएम्स को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को जाके रिपोर्ट करें और ड्यूटी में ज्वाइन करें। अर्थात एक तरह से ममता बनर्जी को झटका लगा है कि जो ममता बनर्जी कह रही थी कि हम ऑफिसर नहीं दे सकते हैं, अब वो सूची लेकर जमा कर रही हैं और 8,505 ऑफिसर अब नियुक्त किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि देख लो भैया, ये जो ऑफिसर नियुक्त किए जा रहे हैं ये राजनीतिक रूप से काम न करे, राज्य सरकार इनको भड़का करके कोई काम नहीं करे। इन सब विषयों पे नजर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रखेगी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर लगता है कि प्रलोभन के अंतर्गत, डर के अंतर्गत या इनकेपेबिलिटी के अंतर्गत ये ऑफिसर काम कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही कर सकती है। तो ममता बनर्जी जो ऑफिसर्स को डराने धमकाने का काम कर रही थी या सोच रही थी वो भी नहीं हो सकता। तीसरा विषय माइक्रो ऑब्जर्वर्स को लेकर बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा माइक्रो ऑब्जर्वर्स रहेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर्स अपने असिस्टेंट रोल में रहेंगे, वो असिस्ट करेंगे और ईआरओस के साथ मिलकर वो काम करेंगे असिस्टिंग रोल में। चौथा सबसे बड़ा विषय है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो फॉर्म नंबर 7 होता था ऑब्जेक्शन का, ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, मतलब ममता बनर्जी की टीएमसी के किसी विधायक ने 20 लोगों का कि इनको आप वोटर कार्ड में जोड़ो एक फॉर्म दिया,
पिताजी की उम्र आपने देखा होगा, पिताजी का उम्र है 25 साल और बेटे का उम्र है 15 साल। पिताजी का उम्र है 24 साल, बेटे का उम्र है 17 साल। मतलब 5 साल में 6 साल में कोई पिता बन गया है, 10 साल में उसके 5 बच्चे हो गए। तो ये सारी जो खामियाजा थी उसके खिलाफ जो जागरूक नागरिक हैं, अवेयर सिटीजन्स, उन्होंने ऑब्जेक्शंस दिया। ये कैसे हो सकता है? पिता का उम्र 25 साल, बेटे का उम्र 15 साल, 16 साल, ये संभव नहीं है। तो इसको इलेक्टरल रोल से हटाया जाए, ये फॉर्म 7 में दिया जाता है। जब फॉर्म 7 में ये दिया गया तो ममता बनर्जी ने बुला के अपने सभी नेताओं को कहा जला दो, फॉर्म 7 जला दो। ऐसे ऐसे गड्डी बना के फॉर्म 7 को जला दिया गया था। चकुलिया याद करिए, फरक्का वीडियो का याद करिए कहानी, यहां सब फॉर्म 7 जलाए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और कहा कि खबरदार, फॉर्म 7 की सुनवाई होगी, स्टैट्यूटरी तरीके से सुनवाई होगी। अगर जिसने कंप्लेंट किया है, कंप्लेनेंट उपस्थित भी नहीं होता है तो भी उस कागज का महत्व है। उस कागज में अगर कंप्लेंट किया गया है तो सुनवाई करना पड़ेगा। यह राजनीतिक रूप से काम नहीं चलेगा, सुनवाई करनी पड़ेगी। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने डीजी पुलिस, वेस्ट बंगाल के डीजी पुलिस को कहा है कि आप हिंसा रोकने में नाकाम है, इसलिए आपको हम शो कॉज करते हैं। डीजी पुलिस को शो कॉज किया गया है और कहा गया है पर्सनल एफिडेविट सबमिट करिए, पर्सनल एफिडेविट, कि आप हिंसा रोकने में क्यों नाकाम है। तो ये केवल डीजी पुलिस को एक तरह से शो कॉज नहीं हुआ है, ममता बनर्जी को शोकेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने कल कि आप वायलेंस रोकने में अक्षम हैं और पर्सनल एफिडेविट दीजिए। डीजी पुलिस तो ममता बनर्जी के नीचे काम करते हैं, तो डीजी पुलिस को शोकेस होने का अर्थ होता है कि शोकॉज हुआ डीजी पुलिस, चेतावनी दी गई डीजी पुलिस को। इसका अर्थ है सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दिया है ममता बनर्जी को कि आप फॉर्म 7 जला नहीं सकते हैं, आप इलेक्शन में जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व है उनको धमका नहीं सकते हैं, उनको मार नहीं सकते हैं। उनका जीवन महत्वपूर्ण है, उनके जीवन की रक्षा करना आपका दायित्व है। अभी मैं पार्लियामेंट में सुन रहा था, न्यूज में सुन रहा था, ये अभिषेक बनर्जी कह रहे थे हम इम्पीच कर देंगे, हम सीईसी को हटा देंगे, इम्पीच कर देंगे। आजकल ये नया फैशन आया है, मतलब जिनको जनता इम्पीच करती है वो पूरे दुनिया को इम्पीच कर देंगे। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो आप सीईसी को इम्पीच कर देंगे? ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में कानून के हिसाब से, आईन के हिसाब से, लॉफुल तरीके से देश चलता है। ममता बनर्जी जी, एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, अंततोगत्वा आपके देहुड़ी पर सारा का सारा प्रश्न वहीं रुकता है, जवाब आपको देना होगा। मैं आशा करता हूं कि जिस तेवर के साथ, जिस अंदाज के साथ आप दिल्ली आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने आपने जेरा किया था, अर्थात आपने केस को लड़ने का प्रयास किया था, उसी प्रकार का आप मादा दिखाएंगी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका जवाब देने का हिम्मत भी करेंगी। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। संसद की ओर वापस लौटते हैं और वहाँ काम नहीं चलने दिया जा रहा है, लेकिन 2007-8 में हमने एक सीन देखा था जिसमें राहुल गांधी बैठकर चाइनीज प्रेसिडेंट पार्टी के चीफ के साथ सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह और आनंद शर्मा की प्रेजेंस में एक एमओयू साइन कर रहे थे। उस एमओयू के बारे में कुछ बता पाएंगे? देखिए, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी का व्यवहार और कांग्रेस पार्टी का व्यवहार इस सदन में जिस प्रकार का रहा है, ये हिंदुस्तान की जनता टीवी के माध्यम से देख रही है। मुझे खुद एक सांसद के रूप में न केवल दुख लगता है, मगर मैं शर्मसार महसूस करता हूं कि सदन में ये सब हो रहा है। सदन में जो पार्लियामेंट के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है, उस कुर्सी पर आज नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी बैठे थे, उससे पहले वाजपेयी जी बैठे थे।
उससे पहले अनेकों नेता, अनेकों दल के नेता बैठे थे। वो कुर्सी किसी पार्टी की नहीं, वो कुर्सी भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर सदन की गरिमा की कुर्सी है। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी द्वारा रिलीज किया हुआ वीडियो और मीडिया में चल रहे उन तमाम वीडियो को देखा है, जिन वीडियो में कांग्रेस पार्टी की कुछ सदस्यां किस प्रकार से बैनर लेके प्रधानमंत्री जी के कुर्सी की चारों तरफ घेराबंदी कर रही है, घेराबंदी कर रही है। और मैं देख रहा हूं, चाहे अश्विनी वैष्णव जी हो, चाहे गिरिराज जी हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, अर्जुन जी मेघवाल हो, सभी बड़े नेता हाथ जोड़कर विनय कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं हमारी बहनों से कि ये उचित नहीं होगा। दिस सीट, दिस प्लेस is not just for the Prime Minister. This means India's Prime Minister. This is a coveted post. आप इसकी गरिमा को समझिए। हम भी सत्ता से बाहर बहुत वर्ष रहे हैं।